हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री ज्ञान। और आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 11th की ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है इंटीरियर ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिए। पृथ्वी से जुड़े ढेर सारे सवाल और उनके जवाब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। अब शुरू करते हैं चैप्टर को। What do you imagine about the nature of the earth? Do you imagine it to be a solid ball like cricket ball? तो क्रिकेट के बॉल की तरह तो हमारी अर्थ नहीं है, क्योंकि क्रिकेट का बॉल भीतर से खोखला होता है। लेकिन हाँ, अगर आप जो सीजन बॉल होता है उसकी बात करें तो वो भीतर से ठोस होती है और उसमें अलग अलग तरह की लेयर होती है जो पृथ्वी की संरचना से थोड़ी थोड़ी मैच करती है। ठीक है, तो अब देखते हैं, देखो आगे। हैव यू एवर सीन फोटोग्राफ्स और इमेजेस ऑफ अ वोल्केनिक इरप्शन ऑन द टेलीविजन स्क्रीन? तो क्या आपने कभी टीवी पे ऐसा वोल्केनो देखा होगा जहाँ से मतलब इस तरह की चीज़ लावा निकलता है? ठीक है ना, ढेर सारा लावा इस तरह से निकलता है। कभी आपने शायद देखा हो, आई होप, कभी टीवी पे। तो देखिए, कैन यू रिकलेक्ट द इमर्जेंस ऑफ हॉट मोल्टन लावा? मतलब क्या आप सोच सकते हैं या फिर क्या उसे आप रिकलेक्ट कर सकते हो, दोबारा से इकट्ठा कर सकते हो? वो पूरा पिघला हुआ लावा वो इतना गर्म होता है, इतना ज़्यादा गर्म होता है कि शायद हम उसे किसी चीज़ में कैरी करना भी हमारे लिए, हम उसे किसी चीज़ में कलेक्ट कर पाएँ, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज होगा। स्मोक, फायर एंड मैग्मा फ्लोइंग आउट ऑफ द वोल्केनिक क्रेटर। तो जो वोल्केनो होता है ना, वोल्केनो का जो मुंह होता है, जो गड्ढा होता है, इसको कहते हैं क्रेटर। एग्जैक्टली अगर कहें तो क्रेटर हर उस गड्ढे को कहा जाता है जो किसी एंडोजेनिक या एक्सोजेनिक फोर्स की वजह से बनता है। ठीक है, आपने सुना होगा कि चांद पे क्रेटर है। ठीक है, तो चांद पे वोल्केनिक एक्टिविटीज़ होती हैं, इसका तो कोई प्रूफ है नहीं, बट चांद पे क्या है कि एस्ट्रॉइड्स वगैरह टकराते रहते हैं तो वो गड्ढा होता रहता है, तो उस गड्ढे को भी क्रेटर कहते हैं। The interior of Earth can be understood only by indirect evidence, as neither anyone has nor anyone can reach the interior of the Earth. मतलब हम सिर्फ एविडेंस यानी कि सबूतों के दम पर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना की कल्पना कर सकते हैं। ठीक है, हम बस कल्पना कर सकते हैं। एग्जैक्टली पृथ्वी को पूरी तरह से पूरी आंतरिक भाग तक पहुंचना लगभग आज तक नामुमकिन रहा है। ठीक है, इसीलिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना एकदम भीतर सबसे अंदर कैसी सिचुएशन है और वहाँ क्या है एग्जैक्टली, यह बात अभी तक नहीं पता। The configuration of the surface of the earth is largely a product of the process operating in the interior of the earth. सरफेस पर जो कुछ भी होता है वो क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस। वो उस चीज़ का रिजल्ट है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में हो रही होती हैं। मतलब पृथ्वी के आंतरिक भाग में घट रही क्रियाओं का फलस्वरूप है पृथ्वी के ऊपरी भाग पर दिखने वाले कॉन्फ़िगरेशंस। एक्सोजेनिक एज वेल एज एंडोजेनिक प्रोसेस आर कंस्टेंटली शेपिंग एंड द लैंडस्केप्स। मतलब आप जो माउंटेन्स देखते हो या फिर जो रिवर्स देखते हो या फिर जो प्लेन या प्लेट्यूज देखते हो, इन सब को शेप कौन देता है? एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस। ठीक है, तो फोर्सेस की जगह प्रोसेस का यूज किया गया है। देखो, आंतरिक, एंडोजेनिक मतलब आंतरिक क्रियाएं और एक्सोजेनिक मतलब बाह्य क्रियाएं। ठीक है, तो एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक दोनों ही प्रोसेसेस मिलकर क्या करती हैं? पृथ्वी को एक शेप देती रहती हैं। जहाँ कहीं पहले माउंटेन नहीं था, वहाँ दो टेक्टोनिक प्लेट्स के कोलाइड होने की वजह से नया माउंटेन बन सकता है, या फिर किसी जगह पर जहाँ कुछ नहीं था, जहाँ पूरा समुद्र था, ओशियन था, वहाँ पर एक नया आइसलैंड
उभर कर बाहर आ सकता है, ऐसा जियोग्राफी में अर्थ पे पॉसिबल है। ह्यूमन लाइफ इज़ लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय द फिजियोग्राफी ऑफ द रीजन। मतलब किसी इलाके की फिजियोग्राफी, वहाँ का माहौल कैसा है, इस बात से मानव बहुत बुरी तरह और अच्छी तरह प्रभावित होता है। मान लो किसी इलाके में बहुत माउंटेन्स हैं, तो वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती होगी, तो वहाँ के लोगों के घर उस हिसाब से होंगे, रहन सहन खाना पीना सब कुछ उसी हिसाब से होगा। ठीक है, और बिल्कुल उसी तरह से अगर कोई बहुत गर्म इलाके में रहता है तो वो नॉनवेज को कम प्रीफर करेगा, प्याज अधिक से अधिक खाएगा। ठीक है, और वो शाम के बाद ही ज़्यादातर काम को करना पसंद करेगा। तो इस तरह से अलग अलग रीजन्स में अलग अलग फिजियोग्राफिक जो अफेक्ट होता है वो इंसानों पर कुछ इस प्रकार पड़ता है। ठीक है, टू अंडरस्टैंड वाई द अर्थ शेक्स, मतलब पृथ्वी हिलती क्यों है, और हाउ अ टी सुनामी वेव इज जनरेटेड। आपने सुनामी का नाम सुना होगा, तो सुनामी की जो लहरें हैं वो आखिर उत्पत्ति कैसे होती हैं, ओरिजिन कैसे होता है उनका, इस बात को समझने की ज़रूरत है। ठीक है, अब देखिए एक बेसिक सी बात बता देता हूँ। मान लो कि ये हमारा अर्थ है, ठीक है, और अर्थ के ऊपर यहाँ पूरा पूरा क्या है, ओशियन है। ये वाला इलाका पूरा ओशियन है, और ये जो ब्लू कलर की लाइन देख रहे हो आप, ये टेक्टोनिक प्लेट्स है। ठीक है, अब क्या हुआ अचानक कि दोनों टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकरा गई, यहाँ पर जाकर टकरा गई। ठीक है, अब जैसे ही टेक्टोनिक प्लेट्स टकराई तो यहाँ ये जो समुद्र था, यहाँ का लहर इस टकराव की वजह से बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक उठ गया। ठीक है, और अब लहरें इतनी ऊंची हो गई। ठीक है, अब ये उठी और यहाँ का झटका और एक बार पड़ा, ये और ऊंची उठी, और इस तरह से सुनामी आती चली गई और लहरें ऊंची ऊंची होती चली गई। तो ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो आप आसानी से समझ सकते हो कि आखिर सुनामी जैसी लहरें आती कैसे हैं। ठीक है, इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव नोटेड दैट अर्थ फॉर्मिंग मटेरियल्स हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स। मतलब अर्थ जिन चीज़ों से बना है वो अलग अलग परत दर परत पृथ्वी पर जमती गईं। कैसे? जब पृथ्वी बनी तो वो पूरी तरह क्या थी, आग का गोला थी। ठीक है, चलो ये आग का गोला है जो पृथ्वी बनी, ये गैसियस फॉर्म में थी, लिक्विड फॉर्म में नहीं, गैसियस फॉर्म में। ठीक है, जब लिक्विड को भी बहुत ज़्यादा गर्म कर दिया जाता है तो वो किस फॉर्म में आ जाता है, गैसियस फॉर्म में। राइट, अब ये गैसियस फॉर्म में धीरे धीरे ठंडी होती गई। आसपास जितने भी एस्टेरॉइड्स थे या फिर जितने भी दूसरे गैसेस थे, दूसरे एलिमेंट्स थे, वो सब कुछ इससे इसकी ग्रेविटी में आकर जुड़ते गए और इस पे एक अपनी अपनी लेयर बनाते गए। ठीक है, अपनी अपनी लेयर बनाते गए और इस तरह पृथ्वी का निर्माण हुआ। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, वेट अ सेकेंड, इसको क्लियर कर लें। हाँ, तो देखो, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो हाउ साइंटिस्ट हैव गैदर्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस लेयर्स। लेकिन साइंटिस्ट को ये बात कैसे पता चली कि इस लेयर के बाद, पृथ्वी की इस सतह के बाद इसके नीचे वाली सतह में क्या है, फिर उसके नीचे वाली सतह में क्या है, फिर उसके नीचे वाली सतह में क्या है, ये बात बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही रोचक है। और इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं। दिस चैप्टर इज एग्जैक्टली डील्स विथ इट। ओके, तो सबसे पहले सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन देखते हैं कि आखिर ये इंफॉर्मेशन आई कैसे, क्योंकि ये तो संभव नहीं है कि पृथ्वी के पूरे भीतर खोद कर देखा जाए कि इसके अंदर क्या है। ठीक है, देखो लिखा है पृथ्वी का जो रेडियस है, याद रखिएगा ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आपसे, पृथ्वी का जो रेडियस है वो 6370 किलोमीटर है। ठीक है, और नो वन कैन रीच द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो मान लो कि ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, और हम यहाँ पर खड़े हैं। ठीक है, ये हम हैं मान लो, तो हम कितनी भी खुदाई कर लें, कितनी भी खुदाई कर लें,
हम मैक्सिमम यहीं तक खोद सकते हैं, बट इसका जो ये वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, यहाँ तक हम अभी तक नहीं पहुँच पाए हैं। ठीक है, तो इसीलिए इस बात को समझना बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा और डिफ़िकल्ट भी होगा कि आखिर साइंटिस्ट्स को ये बात कैसे पता चली कि इस लेयर के बाद कौन सी लेयर है और किस कंडीशन में है। ठीक है, देखो लिखा भी होगा, यू मे वंडर हाउ साइंटिस्ट टेल अस, वैज्ञानिक हमें बताते हैं कि अर्थ का जो आंतरिक भाग है वो किस मटेरियल से बना है और कितनी गहराई में, किस कंडीशन में है। मोस्ट ऑफ आवर नॉलेज अबाउट द इंटीरियर ऑफ अर्थ इज़ लार्जली बेस्ड ऑन एस्टीमेट्स, यानी कि अनुमान पर है, अनुमान लगाया गया है, कोई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, अब डायरेक्ट सोर्स क्या है? द मोस्ट इजीली अवेलेबल सॉलिड अर्थ मटेरियल इज सरफेस रॉक और द रॉक वी गेट फ्रॉम माइनिंग एरियाज। देखो, माइनिंग में बहुत सारे पत्थर निकलते हैं और बहुत गहरी गहरी माइनिंग होती है। इवन देखो, गोल्ड माइंस इन साउथ अफ्रीका आर एज डीप एज 4 किलोमीटर। तो पृथ्वी को 4 किलोमीटर नीचे गहराई तक भी खोदा जाता है। साउथ अफ्रीका में माइनिंग के थ्रू इतना गड्ढा भी खोदा गया है। गोइंग बियॉन्ड दिस डेप्थ इज़ नॉट पॉसिबल एज इट इज़ वेरी हॉट एट दिस डेप्थ। मतलब अगर 4 किलोमीटर 3-4 किलोमीटर की गहराई पर भी अगर आप जाते हो तो वहाँ बहुत गर्मी होती है, और उससे नीचे की खुदाई जो है, उससे नीचे की माइनिंग जो है वो बड़ी मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है। तो लिखा है कि डेप्थ इट इज़ नॉट पॉसिबल एज इट इज़ वेरी हॉट इन दिस डेप्थ। तो उस गहराई से ज़्यादा खोदना मुश्किल है क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है। बिसाइड माइनिंग, साइंटिस्ट हैव टेकन अप अ नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स टू पेनिट्रेट डीपर डेप्थ टू एक्सप्लोर द कंडीशंस ऑफ द क्रस्टल पोर्शन। मतलब पृथ्वी का जो क्रस्ट है, जो सबसे आंतरिक भाग है, उस भाग को जानने के लिए साइंटिस्ट ने पृथ्वी को बहुत अंदर तक छेदने की कोशिश की। ठीक है, बहुत अंदर तक उसमें देखने की कोशिश की, उसको एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की वहाँ से इंफॉर्मेशंस को। लेकिन साइंटिस्ट वर्ल्ड ओवर आर वर्किंग ऑन 2 मेजर प्रोजेक्ट्स। 2 प्रोजेक्ट्स पे साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, दुनिया भर के साइंटिस्ट। डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट एंड इंटीग्रेटेड ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। 2 प्रोजेक्ट, डीप ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट और इंटीग्रेटेड ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। द डीपेस्ट ड्रिल एट कोला इन आर्कटिक ओशियन। कहाँ है? द डीपेस्ट ड्रिल एट कोला इन आर्कटिक ओशियन हैज़ सो फार रीच्ड अ डेप्थ ऑफ 12 किलोमीटर। तो जो कोला, आर्कटिक ओशियन का एक जगह है कोला। ठीक है, क्या जगह है? कोला, याद रहेगा कहाँ है? आर्कटिक ओशियन में। तो आर्कटिक ओशियन की एक जगह कोला में 12 किलोमीटर की गहराई तक खोदा गया है। दिस एंड मैनी डीप ड्रिल्स प्रोजेक्ट्स हैव बीन प्रोवाइडेड लार्ज वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू द एनालिसिस ऑफ मटेरियल कलेक्टेड एट डिफरेंट प्लेट्स, डिफरेंट डेप्थ्स। मतलब देखिए, ये हमारा अर्थ है, मान लो ये हमारी अर्थ है। ठीक है, अब ये तो पूरी ऐसे गोल है, बट मैं ऐसे बना रहा हूँ कि मान लो कि, और ये हम हैं। ठीक है, सॉरी, तो ये हम हैं। हमने सबसे पहले यहाँ खुदाई की, यहाँ। ठीक है, यहाँ हमें मिला रेत, पत्थर। थोड़ा और नीचे गए तो हमें मिला मैग्नीज, सोना। थोड़ा और नीचे, ठीक है, थोड़ा और नीचे यहाँ तक गए तो हमें मिला मान लो डायमंड। ठीक है, बट इससे ज़्यादा गहराई में हम अभी नहीं जा पाए हैं। लास्ट हम कितना 12 से 13 किलोमीटर ही पृथ्वी को पेनिट्रेट कर पाए हैं, खोद पाए हैं। ठीक है, मैं इंग्लिश वर्ड्स का यूज़ ज़्यादा इसलिए करता हूँ ताकि आपको आंसर लिखने में दिक्कत ना हो, बिकॉज आंसर्स आप इंग्लिश में लिखने वाले हो, राइट। सो चलिए, वोल्केनिक इरप्शन फॉर्म्स अनदर सोर्स ऑफ
ऑब्टेनिंग डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन। वोल्केनिक इरप्शन में भी क्या होता है, पृथ्वी के भीतर से एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। ठीक है, देखो ये वोल्केनो है, तो यहाँ से जब सारा लावा निकल जाएगा तो ये जगह खाली हो जाएगी, राइट। तो एक बहुत ही गहरा गड्ढा वोल्केनो से भी हो जाता है और उससे भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन निकाले जाते हैं। साथ ही जो लावा निकलता है जिसको मैग्मा कहा जाता है, ठीक है, मोल्टेन मटेरियल, मोल्टेन मगर मतलब पिघला हुआ जो मटेरियल है उसको मैग्ना कहा जाता है, वो बाहर आ जाता है। और उस बाहर आए वोल्केनिक इरप्शन से भी हम बहुत सारी लेबोरेटरीज में उसको ले जाकर रिसर्च करके पता करते हैं कि कितनी डेप्थ से क्या चीज़ निकली है। ठीक है, तो डायरेक्ट सोर्स तो हमने देख लिए कि मान लो हमने डायरेक्ट कोई वोल्केनो इरप्शन हुआ तो उसके एविडेंस से लेबोरेटरी में ले जाकर चेक कर लिया और उसकी डेप्थ में किसी चीज़ को डालकर देख लिया, ठीक है। बट या फिर हम जब मान लो कि कहीं माइनिंग करते हैं तो वहाँ खुदाई होती है, ड्रिलिंग करते हैं अगर ओशियंस वगैरह में तो वहाँ से भी हमें बहुत सारे एविडेंस निकलते हैं कि सबसे पहले ड्रिलिंग में क्या निकला, थोड़ी और गहराई पर खोदने में क्या निकला, थोड़ा और गहरा खोदा तो और क्या निकला, ठीक है। तो मैक्सिमम गहराई तक जब हमने खोदा तो क्या क्या निकला उसको वन सीरीज वाइज सेट करके हम देख लेते हैं कि अर्थ में इस जगह पर इस तरह की चीज़ें पाई जाएंगी, ठीक है। अब देखिए, अब इनडायरेक्टली क्या क्या है, ठीक है। वी नो थ्रू द माइनिंग एक्टिविटीज़, मतलब माइनिंग के थ्रू हम जान सकते हैं, ठीक है। टेम्परेचर भी देख सकते हैं और प्रेशर भी देख सकते हैं, ठीक है। मोरओवर इट इज़ ऑल्सो नोन एज द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑल्सो इंक्रीज विद डेप्थ। तो जो घनत्व है, जो डेंसिटी है, वो और घना होता जाता है मटेरियल का कभी भी जब आप बहुत ज़्यादा गहराई में जाते हो, ठीक है। तो उसे खोदना भी मुश्किल होता है। इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द these characteristics knowing the total thickness of the earth. Scientists have estimated the value of temperature. साइंटिस्ट ने क्या अंदाज़ा लगाया, वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड द डेंसिटी ऑफ मटेरियल्स एट डिफरेंट डेप्थ्स। मतलब अलग अलग गहराई में जो घनत्व है किसी भी मटेरियल का वो कैसा है, इस बात का साइंटिस्ट ने अंदाज़ा लगाया। द डिटेल्स ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स विथ रेफरेंस टू ईच लेयर ऑफ इंटीरियर आर डिस्कस्ड लेयर इन द चैप्टर में डिस्कस किया गया है, हम भी डिस्कस करेंगे। अनदर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर द मीटियोर्स। मीटियोर्स मतलब उल्का पिंड, ठीक है। दैट एट ए टाइम्स रीच द अर्थ, मतलब एक समय पर जब वो पृथ्वी पर आते हैं तो सबसे पहले तो उन्हें हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर को फेस करना पड़ता है और उसमें बहुत से मीटियोर्स अर्थ के सरफेस से अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही ख़त्म हो जाते हैं टकरा कर। लेकिन कुछ जो मीटियोर्स हैं वो पृथ्वी तक आकर गिरते हैं और जहाँ वो गड्ढा खोद देते हैं ना, क्रेटर बना देते हैं, तो वहाँ पर कई बार झील बन जाता है या फिर अजीबोगरीब सी लोकेशंस बन जाती हैं जहाँ बहुत सारे लोग जाना भी पसंद करते हैं, ठीक है। और ऐसे मीटियोर्स भी बहुत ही ज़्यादा मतलब साइंटिस्ट की दिलचस्पी बढ़ाते हैं, उन पे बहुत सारे रिसर्च भी होते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि ये मीटियोर्स पृथ्वी के अंदर से नहीं निकले हैं। It is not from the interior of the earth. The material and structure observed in the meteors are similar to that the earth. लेकिन जब हम उन मीटियोर्स को अच्छी तरह सर्च करते हैं तो देखते हैं कि उनका 90% 80% जो पार्ट है वो कैसा है, पृथ्वी के जैसा है। दे आर सॉलिड बॉडीज डेवलप्ड आउट ऑफ मटेरियल सेम एज आवर सिमिलर टू प्लैनेट। तो हमारे ग्रह की तरह ही उनकी भी डेवलपमेंट हुई है। द अदर इनडायरेक्ट रिसोर्स इंक्लूड ग्रेविटेशनल मैग्नेटिक फील्ड एंड सीज्मिक एक्टिविटीज़। तो ग्रेविटेशनल और मैग्नेटिक फील्ड और साथ ही सीज्मिक एक्टिविटीज़ के थ्रू भी हम इस बात का अंदाज़ा लगाते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना
कैसी होगी? द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, इट इज़ नॉट सेम एट द डिफरेंट लैटिट्यूड्स ऑन द सरफेस। तो अलग अलग लैटिट्यूड पर, लैटिट्यूड मतलब अर्थ ये है तो ये वाली लाइन स्लीपिंग लाइन, ठीक है, स्लीपिंग लाइन जो है वो क्या है? लैटिट्यूड। तो अलग अलग लैटिट्यूड पे, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इस जगह पर ज़्यादा होगी और मिडिल में कम होती है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स मिडिल में कम और सबसे ऊपर की ओर सबसे अधिक होता है, ये भी याद रखिएगा। इट इज़ ग्रेटर नियर द पोल्स, क्या लिखा है? इट इज़ ग्रेटर नियर द पोल्स। मैंने क्या कहा था कि जब आप मान लो कि ये अर्थ है, ठीक है, तो इसका पोल कहाँ है? एक पोल है ये नॉर्थ पोल और एक पोल है ये साउथ पोल। तो दोनों ही पोल्स के पास जब आप जाते हो, जब आप इस पोल के पास जाते हो तो आपको ग्रेविटेशनल फोर्स क्या देखने को मिलता है? ज़्यादा देखने को मिलता है। या तो आप यहाँ आ जाओ या तो फिर आप यहाँ आ जाओ, इन दोनों ही केसेस में आपको ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा दिखेगा। तो एक इंटरव्यू में पूछा भी गया था कि अगर आपका वेट 60 किलो है लेकिन इंटरव्यूअर को आपका वेट 60 केजी से ज़्यादा चाहिए, तो आप पृथ्वी के किस जगह पर अपना वजन करवाना चाहेंगे? तो आप सिंपली आंसर दे सकते हैं कि सर मैं पृथ्वी के नॉर्थ या फिर साउथ पोल पर अपना वेट करवाना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर आपका वजन ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आई होप कि आपको ये फैक्ट मज़ा आया होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। दिस इज़ द बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एट द इक्वेटर बीइंग ग्रेटर देन द पोल्स। देखिए होता क्या है कि हमारी पृथ्वी का शेप जियोइड है, पृथ्वी का शेप जियोइड है, सॉरी ये तो चूहा बन गया सॉरी। तो पृथ्वी का जो शेप है वो कुछ ऐसा है, ठीक है, पृथ्वी का जो शेप है कुछ ऐसा है, इसको हल्का सा यहाँ से और इसको हल्का सा यहाँ से। तो अब पृथ्वी के जो सरफेस है यहाँ पे बहुत चौड़ा है, यहाँ पे चौड़ा है लेकिन यहाँ पे चौड़ाई कम है। तो जब आप सेंटर के पास होते हैं यहाँ पर तो ग्रेविटेशनल फोर्स आपको ज़्यादा मिलती है। इस इलाके में जब आते हैं ऐसे तो ये सेंटर से ज़्यादा दूर हो जाने की वजह से आपको ग्रेविटेशनल फोर्स धीरे धीरे घटती चली जाती है, ये इसका रीज़न है। ठीक है, अब चलिए आगे। दिस इज बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एट द इक्वेटर बीइंग ग्रेटर देन द पोल्स। द ग्रेविटी वैल्यू ऑल्सो डिफर्स अकॉर्डिंग टू द मास ऑफ मटेरियल। किसी चीज़ का वजन कितना है इस बात पर डिपेंड करेगा कि उसको ग्रेविटी कितनी जो मतलब फोर्स से अपनी ओर खींचेगी। द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ मटेरियल, हर जगह जो डेंसिटी है मटेरियल की वो कम है, कहीं ज़्यादा है, तो उससे भी प्रभाव पड़ता है ग्रेविटेशन पे। ठीक है, अर्थ इन्फ्लुएंसेस दिस वैल्यू, अर्थ को इस वैल्यू से बहुत फर्क पड़ता है। द रीडिंग ऑफ द ग्रेविटी एट डिफरेंट प्लेसेज इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी अदर फैक्टर्स, और भी कई प्रकार से ग्रेविटी को असर पड़ता है। दिस रीडिंग डिफर फ्रॉम द एक्सपेक्टेड वैल्यूज। ठीक है, सच अ डिफरेंस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एनोमली। तो ग्रेविटेशनल एनोमली क्या है? ये जो डिफरेंस था अलग अलग जगह पर अलग अलग क्या चीज़ अलग अलग, तो जो अलग अलग ग्रेविटी का जो इन्फ्लुएंस है, क्योंकि मास ऑफ मटेरियल अलग अलग जगह पर अलग अलग है, तो उसकी वजह से जो इन्फ्लुएंस पड़ता है, जो प्रभाव पड़ता है ग्रेविटी पे, उस ग्रेविटी के प्रभाव को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटी एनामोली। ठीक है, और इस ग्रेविटी एनामोली की मदद से हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ मटेरियल। तो जहाँ ग्रेविटी कम होगी वहाँ मास कम होगा, और जहाँ ग्रेविटी ज़्यादा होगी वहाँ मास भी क्या होगा?
ज़्यादा होगा, राइट। तो जब कहीं हमें ग्रेविटी कम पता चलती है तो हमें ये पता चल जाता है कि यहाँ मटेरियल का मास क्या है, कम है। जो मैग्नेटिक सर्वे होता है, मैग्नेटिक सर्वे से भी हमें ऐसी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं कि कहाँ पर कैसा मटेरियल है और क्रस्ट जो है वो किस मटेरियल का बना होगा, ऐसा अंदाज़ा मैग्नेटिक सर्वे से भी लगाया जाता है। ठीक है। सीज़मिक एक्टिविटीज़, सीज़मिक एक्टिविटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ what of information about the interior of the earth। ठीक है। देखिए सीज़मिक क्या होता है ये देख लेते हैं। द स्टडी ऑफ सीज़मिक वेव्स प्रोवाइड अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ लेयर्ड इंटीरियर। इसमें क्या किया जाता है कि वेव्स को छोड़ा जाता है और किस डेंसिटी पे वेव कैसे रिएक्ट करेगी उस चीज़ को स्टडी की जाती है। ठीक है। और फिर उस स्टडी से ये पता लगाया जाता है कि पृथ्वी की किस लेयर पे कैसा मटेरियल है। एन अर्थक्वेक इज सिंपल वर्ड इज शेकिंग ऑफ द अर्थ। तो इतना तो पता ही है कि जब पृथ्वी हिलती है तो हम कहते हैं भाई भागो भूकंप आ गया। ठीक है। तो भूकंप इसी को कहते हैं, पृथ्वी के हिलने को। इट इज़ नेचुरल इवेंट। हाँ, नेचुरली भी होता है, कभी कभी हमारे वजह से भी होता है। ठीक है। हमारी वजह से जब होता है तो उसे आर्टिफिशियल अर्थक्वेक कह सकते हैं। जैसे कि कोई मान लो बहुत बड़ा बम विस्फोट हो गया, ठीक है, बम ब्लास्ट, तब भी तो भूकंप आने के चांसेस हैं। या फिर कोई बहुत हैवी बिल्डिंग अचानक गिर जाए तो भी आसपास में भूकंप के झटके महसूस किए जा सकते हैं, राइट। देखिए, इट इज़ कॉज ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी विच जनरेट्स वेव्स दैट ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शंस। मतलब देखिए, ये हमारी अर्थ का क्रस्ट है, एकदम निचला हिस्सा जो बहुत गर्म है, और ये अर्थ का सबसे बाहरी हिस्सा है। ठीक है। और इसके भीतर अलग अलग लेयर है और अलग अलग लेयर पे अलग अलग टाइप्स के मटेरियल हैं। अब इस मटेरियल से किसी वजह से जो हीट है, जो हीट थी वो यहाँ से निकली और इस मटेरियल से रिएक्ट किया और फिर इसको पिघलाया तो यहाँ से धुआं निकला। ऊपर का जो वाटर है, नीचे भी ग्राउंड वाटर भी है, तो कहीं ना कहीं एक वेव क्रिएट हो जाती है। ठीक है। और ये वेव पृथ्वी के भीतर ही भीतर घूमने लगती है। तो जब ये घूमती है और कहीं पृथ्वी पर प्रेशर देती है कि भाई मुझे निकलने का रास्ता दो, तब क्या होता है कि या तो ज़मीन कहीं से हल्की कमज़ोर हो तो वो फाड़ के निकल जाए, या फिर अगर ये जब मूव करती है और प्रेशर ज़्यादा हो तो पृथ्वी हिलती है। तो ये भी अर्थक्वेक का एक रीज़न है। ठीक है। वाई डज द अर्थ शेक्स? आखिर अर्थ हिलता क्यों है? द रिलीज ऑफ एनर्जी ओकर्स अलोंग अ फॉल्ट। मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ होती है तभी तो एनर्जी क्रिएट होती है। ठीक है। जब तक आप पैडल नहीं मारोगे तब तक साइकिल थोड़ी ना चलेगी। आपको कहीं ना कहीं तो एनर्जी क्रिएट होने के लिए कुछ ना कुछ इवेंट तो चाहिए। तो जैसे मान लो कि दो टेक्टोनिक प्लेट्स टकरा गई, या फिर ग्राउंड वाटर से जो मतलब गैस जो वाटर है वो हीट की वजह से लिक्विड फॉर्म में चला गया, या फिर किसी मिनरल को लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गया टेम्परेचर की वजह से। ठीक है। तो ऐसे जो गलतियाँ होती है, जो कोई मतलब फॉल्ट होता है अंदर, तब ऐसा होता है। ठीक है। एज द ओवरलाइंग रॉक स्ट्राटा प्रेस देम द फ्रिक्शन लॉक्स देम टुगेदर। मतलब ऊपर से हमारे पास कुछ प्रेशर है, नीचे से कुछ प्रेशर है और बीच में फंस जाता है बेचारा। क्या बताओ? बीच में फंस जाता है। अरे बोलो। बीच में फंस जाती है वेव्स। तो जब वेव्स फंस जाती हैं तो वो दबाव देती हैं, और दबाव देती हैं तो क्या होता है? भूकंप आता है। ठीक है।
However, their tendency to move apart at some point of time overcome the frictions. और कहीं ना कहीं जाकर वो बाहर निकल आती हैं और फ्रिक्शंस खत्म हो जाता है। ठीक है। दिस कॉज अ रिलीज ऑफ एनर्जी। जब भी रिलीज ऑफ एनर्जी कहीं से होती है तो एनर्जी वेव क्या होता है, एनर्जी वेव ट्रेवल करती है किसी एक डायरेक्शन में और कहीं एक जगह से वो निकलती है, और वो जिस जगह से निकलती है मतलब जहाँ से एनर्जी स्टार्ट होती है उस जगह को क्या कहा जाता है, फोकस ऑफ द अर्थक्वेक। क्या कहा जाता है, फोकस ऑफ द अर्थक्वेक। और इसे हाइपोसेंटर भी कहा जाता है। द एनर्जी वेव्स ट्रेवलिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस। तो डायरेक्शंस कोई भी हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में एनर्जी ट्रेवल कर सकती है। और द पॉइंट ऑफ द सरफेस नियरेस्ट टू द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर। मतलब एनर्जी यहाँ से निकली, ठीक है, यहाँ से निकली और इस डायरेक्शन में जा रही है, तो ये जो जगह है जो सबसे नज़दीक है इसको हम क्या कहते हैं, एपिसेंटर, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा वेव्स को फील किया जा सकता है। इट इज़ द फर्स्ट वन टू एक्सपीरियंस द वेव्स। तो वो लोग ही सबसे पहले क्या करेंगे, झटके का अनुभव करेंगे, अर्थक्वेक का अनुभव करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अर्थक्वेक वेव हम कल पढ़ेंगे। आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस द बेल बटन टू गेट द नोटिफिकेशंस क्विकली। हमारे चैनल का मोटो कीप स्टडिंग कीप ग्रोइंग। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में।